तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि जब आयुर्वेद का समय, इसका एक तरीके से डाउनफॉल अंग्रेजों ने कैसे किया, एक क्या योजना बनाई, क्या षड्यंत्र किया इसके पीछे, उसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो आप देखोगे कि सर थॉमस लो जहांगीर के काल में आया, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने जैसे जैसे अपनी सत्ता डेवलप की, तो उन्होंने देखा कि भारत की जो प्राउड करने वाली चीजें हैं उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। तो ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, भारत का व्याकरण शास्त्र, भारत की भाषा, भारत का कृषि वगैरह बहुत अच्छा पैटर्न में था, सब कुछ था। और भारतीय लोग इतने बुद्धिमान थे कि पहले शहर बनाए, फिर देखा गया शहर से काम नहीं चलेगा तो गांव बना लिया। यानी कि एक गांव का ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया था, एक गांव का ऐसा निर्माण था जिसमें गांव में यूज होने वाली जितनी भी चीजें हैं, लोहे का सामान बनाना, लकड़ी का सामान बनाना, चप्पल जूते का सामान बनाना, ज्ञान विज्ञान के लिए चीजें, हर एक व्यवस्था के लिए गांव में एक इकोसिस्टम था। यानी अपने आप में गांव ही अपने आप में एक देश जैसा था। अब इसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि जब तक आप बहुत संतृप्त अवस्था में हो, आप आत्ममुग्ध हो या अपने काम में बहुत लगे हुए हो, तो आप निष्णात होते चले जाओगे। इसको ब्रेक करना जरूरी था। अब ब्रेक कैसे किया जाए? तो सबसे पहले एकेडमिक बंद की गई, एजुकेशन सिस्टम पर प्रहार किया गया और गुरुकुल्स बंद हुए। अब जब गुरुकुल्स बंद हुआ तो भी एक समस्या थी, पिता से पुत्र सीख ले रहा है भाई। जैसे जो परिवार थे, जैसे अमुक वैद्य जी का परिवार है, ऐसा कहा गया, तो उस परिवार में पिछले 10 पीढ़ी से लोग वैद्य हैं। अब यदि 10 पीढ़ी से वैद्य हैं तो आप समझो कि उनके यहाँ खरल होगा, उनके यहाँ लौह, उसके यहाँ ताम्र, उनके यहाँ अबरक, उनके यहाँ अन्य अन्य दवाइयाँ बनाने की विधियाँ होंगी। बच्चा बचपन से बना रहा होगा, बच्चा सीख लिया होगा उस विद्या को। तो इस तरीके से काम चला, तो एक पीढ़ी उस तरीके से 2 पीढ़ियां खींची। यानी एकेडमिकली वो कहीं पढ़ने नहीं गए, पिता के पास बैठ करके उन्होंने सीखा आयुर्वेद को। तो जब हम स्कूल से आते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम सारी विद्याएं सीखते हैं, पर जब हम प्रैक्टिस में उतरते हैं तो अपने कुल विद्या का 30-40% ही यूज कर पाते हैं। जैसे मैंने शल्य पढ़ा, मैंने शालाक्य पढ़ा, मैंने कौमारभृत पढ़ा, पर मैं आज काय चिकित्सक हूँ। तो अब मैं इस ये ऊर्ध्वांग जो है, जो शालाक्य तंत्र का विषय है, उसके बारे में कम जानता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा इन चीज़ों का जितना अच्छा मैं और सब विषयों को जानता हूँ। ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे हुई। तो पिताजी जिस फील्ड में थे, जैसे कोई शल्य चिकित्सक का परिवार है तो शल्य शल्य सीख लिया, किसी के परिवार में सपोज किसी क्षेत्र में अर्श के पेशेंट ज़्यादा है तो अर्श की चिकित्सा सीख लिया। तो यहाँ पे जो पिता का ज्ञान था वो पुत्र में आते आते 40% ही आया, 60% वहाँ पे लैप्स कर गया। अब दूसरा पीढ़ी आया, तो दूसरा पीढ़ी जब आया तो इस क्रम में क्या हुआ, अब जो ये 40% था इसका 40% उसके पास आया। ऐसे जब 5-6 परंपराएं नीचे आई तो लोगों के पास 2-4-5 फॉर्मूले बच गए कि बस ये 4-5 फॉर्मूले हैं, पीछे का सिद्धांत हट गया, लॉजिक हट गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र चर्चा नहीं हो रही थी, स्वाध्याय नहीं हो रहा था, गुरु परंपरा लुप्त हो गई थी, तो ये होना था। और इसके बाद इस तरीके से प्रोत्साहित किया गया कि जो वैद्य का परिवार है वो वैद्य की जो चिकित्सा विधा है इसको त्याग दे। और इसके लिए क्या किया गया कि राजाओं के आश्रय से राजवैद्यों की परंपरा चलती थी। जैसे राजाओं का आश्रय का मतलब आप समझो कि राजा हैं, उनके निजी वैद्य होते थे। अब वो दवाइयाँ बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, राज्य के लोग की चिकित्सा कर रहे हैं, राजा की चिकित्सा कर रहे हैं और उनका जीवन चल रहा है। अब ये हटा दिया गया, जब राजा का आश्रय हट गया वहां से, तो हर वैद्य का परिवार फाइनेंशियली परेशान होने लगा। अब फाइनेंस को सही करने के लिए क्या करेगा, कृषि करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो गई। तो जो उनका मुख्य पेशा था, जो उनका सबसे मजबूत स्तंभ था, वही हिल गया। अब उनके बच्चों में ऐसा लगा कि क्यों करूं मैं ये, इतना मेहनत, इतना श्रम, सब कुछ करो। अच्छा, दूसरी बात ऐसी थी कि जो राजा का वैद्य था तो उसके प्रभाव भी शाही थे, तो आम आदमी से पैसा नहीं लेता था। लोग उनके पास जाएंगे, सर पेट दर्द कर रहा है, वैद्य जी सर दर्द कर रहा है, वैद्य जी कमर दर्द कर रहा है, और वैद्य जी उठेंगे, दवा देंगे, मरीज चला जाएगा। और अपने यहाँ एक वस्तु विनिमय का व्यापार भी था कुछ जगहों पे। जैसे लोग पैसा लेने चाह रहे हैं तो पैसा ना देकर हम धान ही दे आए, कोई गेहूं दे आया, कोई लौकी पहुंचा दिया, कोई सब्जी ही पहुंचा दिया है। इस तरीके से भी लोग चिकित्साएं होने लगी थी, और इससे वैद्यों का परिवार नहीं चल पा रहा था। तो वैद्यों ने क्या किया
धीरे धीरे जो उनके बच्चे होने लगे वो आयुर्वेद चिकित्सा को छोड़ने लगे। और इसका दुष्प्रभाव ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके लगभग आज़ादी के समय के बाद हर परिवार ने वैद्य की चिकित्सा का या परंपरागत चिकित्सा को त्याग दिया। मैं खुद एक ऐसे वंश परंपरा से आता हूँ, एक ऐसे कुनबे से आता हूँ जिस कुनबे में रैंडमली किसी परिवार को पकड़ लीजिए, मेरे बुआ का परिवार, मौसी का परिवार, दूर के रिश्तेदार को भी पकड़िए और उनसे पूछिए कि 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज क्या करते थे, सब वैद्य थे। लेकिन ऐसा रहा कि जैसे हमारे बिहार में बेतिया राज्य है, बेतिया राज्य के राज्य वैद्य हमारे परिचय के लोग, हमारे मतलब रिश्तेदार ही लोग थे, बुआ के परिवार के लोग थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा जो है वहाँ भी हमारे जानने वाले लोगों में से थे जो राजवैद्य थे। यहाँ हथुआ का जो राज घराना है उसमें भी हमारे जानने वाले लोग थे। इनफैक्ट इस तरीके से कई जगहों पे हम लोगों ने देखा कि जो राजाश्रयी वैद्य चिकित्सा परंपरा थी वो लुप्त होने लगी। क्यों? क्योंकि राजाश्रय हटा। दूसरा क्या हुआ, चिकित्सा में चिकित्सकों को अन्य चीज़ों की भी समस्याएं झेलनी पड़ी और एकदम से जो ये चेंजिंग था वो नहीं हो पाया। मेरे एक रिश्तेदार हैं जिनके पिताजी बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते थे आयुर्वेद के। मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, देख नहीं पाया। 1999 के आसपास में या उसके बाद के काल में 2000 के आसपास में उनका देहांत हो गया था। तो मैंने ये अनुभव किया वहाँ पर कि उनके जब मेरे बेटे से बात हुई, वो भी बीएमएस थे, कि आपने आयुर्वेद चिकित्सा क्यों नहीं किया? उनका कंसर्न था, उनका कहना था कि मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं देखा था कि पिताजी के पास दवाइयाँ आ रही हैं, उसकी घुटाई हो रही है, टैबलेट्स बन रहे हैं, गोलियाँ बन रही हैं, चूर्ण बन रहे हैं, 5-5, 6-6, 7-7 लेबर लगे हुए हैं और पैसे के नाम पर कोई अनाज ला कर दे जा रहा है, कोई लौकी ला कर दे जा रहा है, कोई सब्जी ला कर दे जा रहा है, कुछ केवल प्रणाम पाती करके लेके चला जा रहा है दवाइयाँ। और गरीबी का माहौल, एक अपनी पद्धति को, अपनी पेशा को बचाने के लिए एक संघर्ष उन्होंने देखा। और ये चूंकि 1970 के आसपास में इनका बीएमएस कंप्लीट हुआ था, तो इन्होंने ऐसा महसूस किया कि जब ये प्रैक्टिस में उतरे, इन्होंने एलोपैथिक कुछ दवाइयाँ लेकर के उतरे, तो लोग आए, इन्होंने सुई लगाया, बॉटल चढ़ाया, सलाइन लगाया, ऐसा किया और उनको पैसे भी मिलने लगे। तो इनको लगा कि ये काम ज़्यादा फ्रेश है। और आज जो 70 के दशक में जिन्होंने अपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, आज इनका उम्र लगभग 80-82 के आसपास पहुंच गया है और अब ये काफ़ी विषाद में रहते हैं कि बाबूजी की चीज़ों को यदि मैं बचा लिया रहता तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। मैं यानी कहीं ना कहीं गिल्ट, वो जो धन कमाया ठीक है, लेकिन आयुर्वेद के प्रति जो वो एक लापरवाही रही या एक जो इग्नोरेंस रहा, उसका खामियाजा ये है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद प्रैक्टिस खूब अच्छी चली, सर्जरी भी किया, सब किया, पर धीरे धीरे चारों तरफ डॉक्टर्स आ गए, बहुत सारे चिकित्सा की सुविधाएं आ गई और ये लोग धीरे धीरे जो अन्य पद्धति के थे और ज़बरदस्ती मॉडर्न की प्रैक्टिस कर रहे थे वो धीरे धीरे हाशिए पर चले गए और आज बुढ़ापा उनका थोड़ा कष्टमय है, थोड़ा परेशान है, मरीज आते नहीं हैं, शरीर कमज़ोर हो गया है और जो अनुभव उनके था, जो उन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़े थे, जो अपने मतलब मॉडर्न की चीज़ें सीखी थी, वो सारी चीज़ें भी पुरानी होती चली गई, उपयोगिता नहीं रही और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है प्रायः करके। तो इसमें क्या करना चाहिए? ये जो समस्या बनी क्योंकि परंपराएं लुप्त हुई, चीज़ें जो आसानी से हम सीख सकते थे वो नहीं सीख पा रहे हैं, पिता से सीखते थे वो नहीं सीख पा रहे हैं, गुरुकुल नष्ट हो गए, गुरु परंपरा नष्ट हो गई। फिर मुझे कोई पूछे तो बड़ा संतोष हुआ कि जब मैं बीएमएस में आया और मैं जब आयुर्वेद पढ़ने के लिए आया, तो उस समय तो नहीं पता था, लेकिन बाद में मैंने बहुतों के मुख से सुना कि आयुर्वेद आपको चुनता है और मैंने ये महसूस किया। तो मेरा 12th में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ये मैंने सब ले रखा था, चारों सब्जेक्ट लिया था। मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था और ऐसा रहा कि मेरा ट्रिपल ई में सिलेक्शन हुआ, उस टाइम एआई ट्रिपल ई के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग करने के लिए। घर वाले भी तैयार हो गए, एडमिशन्स के लिए हम निकलने वाले थे। सडन एकाएक ऐसा सिनारियो बनता है कि मेरे मन में विचार आया कि मैं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना और भगवती की कृपा ऐसी हुई, माँ की कृपा ऐसी हुई कि मैं आयुर्वेद में आ गया। आयुर्वेद में आया तो इसके दर्शन शास्त्र, इसकी बहुत सारी चीज़ें हमको बहुत प्रभावित और बहुत स्मूथ लगता था, मेरे लिए ईजी लगता था। मैं कभी
आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ करके आज तक सरप्राइज नहीं हुआ। मेरा था हाँ ये मुझे पता ही है, ऐसा मुझे महसूस होता रहा। बाद में जब मैंने गुरुओं के मुख से सुना तो पता चला कि नहीं, आयुर्वेद सच में आपका चयन करता है। और हम लोग काफ़ी ब्लेस्ड हैं कि हम लोग आयुर्वेद में हैं और इसकी चिकित्सा को हम लोग कर रहे हैं, इसके शास्त्र को पढ़ रहे हैं और काफ़ी आत्मसंतोष के साथ हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने चीज़ों को सही तरीके से सिखा रहे हैं। हाँ, छद्मचर चरक के समय में भी थे, छद्मचर आज भी हैं, छद्मचर आगे भी होंगे, क्वैक पहले भी थे, क्वैक अभी भी हैं, क्वैक आगे भी होंगे। आप सभी जिनको आयुर्वेद सीखना है, आयुर्वेद समझना है, उनके लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। ग्रंथों की उपलब्धता आपके पास है, आपके पास स्टडी के बहुत सारे माध्यम हैं, यूट्यूब वगैरह के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें